हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक के साथ हिस्ट्री का जो मैं आज एक नया टॉपिक आपके साथ लेके चल रहा हूँ, जो कि है मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने इसमें आज आपके साथ 60 प्रश्न यानी कि 60 प्रश्न में या 60 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी टॉपिक हो सकते हैं तो अलग अलग बुक से मैं इसको आपका पूरा सर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करने और ऑल का जो नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियोज़ आपके पास यहाँ से अपलोड होती है सभी आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। टाइम टू टाइम पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम के लिए आप या अपने एम के लिए आप सीरियसली पढ़ रहे हैं या उसके लिए आप अपना ड्रीम जो चाहते हैं कि मुझे उस ड्रीम तक पहुंचना है, अगर आप उस चीज़ के लिए सही से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके पास हर टॉपिक में नॉलेज ही मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूके SSS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड PCS की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द मैं आपके साथ यहाँ पे उत्तराखंड का जो टॉपिक है, उत्तराखंड के टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। SSC की आप तैयारी कर रहे हैं या आप UPSC की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप किसी भी टॉपिक या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि टॉपिक की कितना बेनिफिट आपके पास होने वाला है और कितनी चीज़ यहाँ पर आपके पास सीखने को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व धननंद यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित करके इस वंश की स्थापना की। देखिए, इससे पहले मैं आपके पास सीरीज वाइज लेके चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ जो था कि मगध साम्राज्य का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने हर्यक वंश के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। देन उसके बाद हर्यक वंश के बाद जो वंश आते हैं उसमें जो आपके पास शिशुनाग वंश आता है, फिर उसके बाद नंद वंश आता है। तो सबके बारे में डिस्कस किया। तो नंद वंश के बाद का जो टाइम आता है वो आता है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास रहा है वो 322 ईसा पूर्व से लगभग 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे इसका शासनकाल रहा है। तो इसके एक अलग ही टॉपिक है, तो इसलिए मैं आज इसके साथ एक अलग टॉपिक लेके आपके साथ चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो मैं भी आपको ऊपर समझा चुका, धननंद को हराकर, जो कि अनंद वंश का अंतिम शासक था। मुद्रा राक्षस के में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल मतलब होता है निम्न कुल का, तो इसको यहाँ पे निम्न कुल का बताया गया। जबकि ब्राह्मण साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया है। और जैसे कि अगर हम जैन ग्रंथों की बात करें तो वहाँ पर इसको एक क्षत्रिय के रूप में दर्शाया गया है, एक क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। तो अलग अलग इसके तरीके से कुल के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब यूनानी शासक को हराया था। यूनानी शासक यानी कि यूनानी शासक कौन था उस समय? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? इससे पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा। सिकंदर का सेनापति था, जो कि तो इसको हराया था 305 ईसा पूर्व जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जिसके बाद उनके बीच में संधि हो गई थी। तो संधि में क्या होता है कि चंद्रगुप्त से 500 हाथियों के बदले में तो उसने एरात हो गया, कंधार हो गया, ठीक है। तो उसको क्षेत्रों को कुछ भागों को ले लिया था। देन बाद में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह करके कुछ राज्य इस तरीके से भी प्राप्त किया, वैवाहिक तरीके से भी राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? मैं ऊपर आपको समझा चुका। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा है। तो 322 ईसा पूर्व में उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 6th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर को भेजा था। तो मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, जो कि क्या था, किसका सेनापति था? जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जो भी उसके विजित राज्य थे वो सभी वो
सिकंदर को सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर वापस चला गया था, जहाँ पर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले का टॉपिक आप देख लीजिएगा, कल ही वो अपलोड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब और सिंध को विदेशी दासा से किसने मुक्त कराया था? तो पंजाब और सिंध को विदेशी दासा से मुक्त कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो था वो श्रवण बेलगोला में बिताया था। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो वहीं पर 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। अपना सारा राजपाट हो अपना बेटा जो उसका था बिंदुसार को सौंप कर वो वापस चला गया था, ठीक है, और श्रवण बेलगोला में चला गया था। वहीं पर उसने संन्यास रूप जीवन व्यतीत किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस जैन मुनि से धर्म की शिक्षा ली थी? तो उसने भद्रबाहु से जो थी वो जैन धर्म की शिक्षा ली थी। बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था और यही प्रश्न जैन धर्म की शिक्षा लेते हुए अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 11th क्वेश्चन है हमारे पास जो दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है कि, तो किससे मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, देखिए, पुराण, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा रक्षा, सबसे मिलती है जानकारी। सारे के सारे स्रोत हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के। लेकिन जो सर्वाधिक की बात यहाँ पे हो रही है तो वो है इंडिका यानी कि मेगास्थनीज की लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो मौर्यकालीन है, अर्थशास्त्र, कथा, सरित सागर, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बृहत कथा मंजरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उस समय की है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी जिनसे मिलती है। तो अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त को ही क्या? चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो एक ही ये सारी चीजें हैं। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कथा सरित सागर किसने लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है सोमदेव ने लिखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता जो है वो है विशाखदत्त। देखिए जैसे जो बुक्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ मोस्टली एग्जाम में ये बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। इंडिका के रचयिता कौन है? अभी मैं ऊपर समझा चुका आपके पास, मेगास्थनीज जो है इंडिका के रचयिता है। वृहत कथा मंजरी किस के रचयिता कौन है? तो क्षेमेंद्र जो है वो वृहत कथा मंजरी के राइटर हैं, ठीक है, तो उनके रचयिता जो है। नेक्स्ट आता है 17th क्वेश्चन आता है कि महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि महाभाष्य के रचयिता हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। तो देन उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक का पुत्र कणाद, इस तरीके से चलता रहा, ठीक है। अशोक के तो फिर 8 पुत्र थे, उनका अलग अलग जो आप शासन मिलता है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपके पास ए और बी दोनों इसके नाम मिलते हैं। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। क्या है? अमित्रघात कहा गया। वैसे तो भद्रसार, अमित्रघात, सिंहसेन तीनों ही बिंदुसार के नाम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूनानी ग्रंथों की बात हो रही थी। यूनानी ग्रंथों में से अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। अमित्रघात का मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। निम्न में से किसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को भेजा था? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होना था कि एंटियोकस, सीरिया के शासक डायमेकस ने अपने राजदूत एंटियोकस को भेजा था, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं आप इसको। तो जो आपके पास सही क्वेश्चन जो बनेगा इसका, वेट फॉर अ मोमेंट, तो सीरिया के जो शासक जो थे, तो सीरिया का शासक था डायमेकस ने एंटियोकस को भेजा था, ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। निम्न में से किसके दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायनोसिस को भेजा था? तो ये भी बिंदुसार आपके इसका भी राइट आंसर है। दक्षिणी भारत को संगठित करने का श्रेय जाता है? तो ये भी बिंदुसार को जाता है। निम्न में से किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों में जो 13वां अभिलेख जो है वहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो 13 अभिलेख जो थे उसके। नेक्स्ट है कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? देखिए जो आपके पास जो अरमाइक, खरोष्टी दोनों भाषाओं में, प्राकृत भाषा, सारी भाषाओं में इसके अभिलेख की सर्वाधिक की बात हो रही है तो ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं, ठीक है। किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो किस पर आक्रमण किया था?
कलिंग पर, तो हाथी गुफा जो खारवेल का जो है, खारवेल में स्थित है ये, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक था नंदराज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कश्मीर में वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर या कश्मीर को बसाने का श्रेय कश्मीर का संस्थापक या श्रीनगर बसाने का श्रेय जो जाता है अशोक को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगेलम अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो अशोक को वहाँ पर अशोकी कहा गया, जबकि पुराणों के नाम से अगर देखें तो अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो ऑप्शन आपका 30 क्वेश्चन जो वो सेम ही है कि पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। अशोक कब सिंहासन पर बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में सिंहासन बैठा। कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी सिंहासन के लिए। ठीक है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने अपने सिंहासन के 8वें वर्ष में, तो 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, जहां पर उसके भारी नरसंहार को देखकर क्या हो गया था, उसका हृदय जो गया था वो विचलित हो गया था और फिर उसने कभी भी तलवार न उठाने की शपथ ली थी और साथ ही उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। निम्न में से कौन आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था अशोक था। कौन था? अशोक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अशोक के बारे में कि अशोक किसका जो संप्रदाय था, तो अशोक जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जबकि बात करें अगर आजीवक संप्रदाय की बात करें तो मक्खली गौसाल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? गौसाल की स्थापना गौसाल ने की थी। तो अशोक जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली गौसाल ने की थी। वायुपुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायुपुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार के नाम से वायुपुराण में बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी या बौद्ध धर्म को अपनाना चाहा था? तो अपनाया तो उन्होंने जो मेन जो था वहाँ पर जो इनसे प्रभावित होकर तो निग्रोध जो थे इनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन बात करें कि बौद्ध धर्म को दीक्षित किसने किया था? ठीक है। यानी कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय जो जाता है वो जाता है उपगुप्त को। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित गुफाएं हैं। तो इसने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन नंबर डी ई जो आपके पास सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र ने अपने पुत्र और संघमित्रा पुत्री को, दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था। तो ए और बी दोनों आपके पास आंसर हो जाएंगे इसके। भारत में सर्वप्रथम किसने शिलालेख का प्रचलन किया था? तो सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन जो है अशोक ने किया था, जो कि उसने शिक्षा जो ग्रहण किया था वो दारा प्रथम से की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 में किसने की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो सबसे पहले कि अशोक के इस पहले शिलालेख की खोज कब की गई थी? 1750 में की गई थी। लेकिन किसने की थी? वो की थी फैनथेलर ने की थी। ठीक है। और सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस अभिलेख की खोज हुई थी? तो दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? दिल्ली मेरठ शिलालेख, ठीक है, दिल्ली मेरठ शिलालेख की खोज हुई थी, या अभिलेख जो हम लिख सकते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1837 में सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तराखंड में स्थित अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो जो उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? देहरादून मतलब कहाँ पर? कालसी में स्थित है। ठीक है। तो यमुना और टोंस नदी के संगम पर कालसी है, तो वहाँ पर इसको लिखा, जो अभिलेख है कालसी अभिलेख है, तो उसकी किस भाषा में किस लिपि में लिखा गया है? तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो वह है 7वां अभिलेख। राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजा बनने से पहले जो अशोक था उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक के प्रयाग स्तंभ को किसने इलाहाबाद में स्थानांतरित किया था? तो प्रयाग स्तंभ को, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ था उसे इलाहाबाद में, प्रयाग स्तंभ मतलब ये कौशाम्बी में था पहले, ये कहाँ पे था? कौशाम्बी में था ये। ठीक है। तो प्रयाग अभिलेख जो था उसको फिर स्थानांतरित करके इलाहाबाद लेके आया था, तो वो लाया था अकबर। ठीक है।
मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित को नियुक्त करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता था? तो अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की यहाँ पे बात हो रही तो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के लिए जो होता था वो होता था उपधा परीक्षण कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण, जहाँ पर कि जो मुख्यमंत्री जो होता था या साम्राज्य में जो नियुक्त होने वाला मुख्यमंत्री या पुरोहित होता था उनकी चरित्र की जाँच होती थी, अच्छे से जाँच होती थी, उन्हें जाँचा परखा जाता था, उनकी रिलेटेड जो भी सर्चिंग यहाँ पे होती थी, ठीक है, इंक्वायरी जो भी की जाती थी उसको बोला जाता था उपधा परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मौर्य साम्राज्य में बिना वर्षा के अच्छी होने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो बिना वर्षा के भी जो अच्छी जो उपजाऊ होती थी जो भूमि, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको बोलते था अदेव मात्रक कहा जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा से सहायता प्राप्त की थी? तो कश्मीर के राजा थे जब नंद वंश पर आक्रमण किया था, या मौर्य साम्राज्य के अंत नहीं नंद वंश, ठीक है, यहाँ पे नंद वंश हो गया, नंद वंश के अंत जब हुआ था, नंद वंश का अंत जब करना था या नंद वंश पर जब आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली थी, साथ ही चाणक्य ने भी उसकी मदद की थी। विष्णुगुप्त किसका अन्य नाम है? तो चाणक्य का उपनाम है, मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। विष्णुगुप्त का अन्य नाम चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया। ठीक है, अशोक के टोपरा स्तंभ लेख को किसने दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो टोपरा स्तंभ जो लेख है दिल्ली टोपरा, ठीक है, तो उसने दिल्ली स्थानांतरित किया था उसने जो टोपरा अभिलेख था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो अशोक का जो मेरठ का जो अभिलेख था, दिल्ली मेरठ अभिलेख जो था, उसने इसको भी दिल्ली लेके आया था। ठीक है, तो ये दिल्ली टोपरा जो आपके पास, इसको ध्यान रख सकते हैं, दिल्ली टोपरा। ठीक है, तो दिल्ली टोपरा पहले कहाँ था? टोपरा में था, बाद में इसको दिल्ली लाया था, और दूसरा था दिल्ली मेरठ। तो यानी कि जो मेरठ पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली लेके आया था। ठीक है, किस अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन मिलता है? तो सुदर्शन झील के निर्माण का जो वर्णन मिलता है किस अभिलेख से मिलता है? तो वो मिलता है सुदर्शन झील के बारे में की बात हो रही है यहाँ पे। सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था किस अभिलेख से मिलता है? तो वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डेफिनेटली फिर से पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जो पता चलता है, यहाँ से इसमें से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय में ही जो सौराष्ट्र जो उसका एक राज्य था, सौराष्ट्र, और यहाँ का राज्यपाल था, ठीक है, सौराष्ट्र का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या था? पुष्यगुप्त, ठीक है, वैश्य, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। नेक्स्ट आपके पास है कि अशोक के शासनकाल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है न्यायाधीश, बी है सरपंच, सी है राजुक। तो राजुक कहा जाता था। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको नायक कहा जाता था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक यानी कि अशोक का उत्तराधिकारी मतलब अशोक के बाद जो था कि कौन सिंहासन पर बैठा था? तो अशोक के बाद जो सिंहासन बैठा था उसका पुत्र था कर्णाद। अशोक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि था कि अशोक के जो पुत्र थे 8 पुत्र थे इसमें से, जिसमें से जो अंतिम जो था वो था वृहद्रथ था। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा था वो था कुणाल, कुणाल या इसको सॉरी कुणाल जो था इसका, कर्णाद नहीं, कुणाल यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर जो डी में हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे कुणाल कर दो उसको। ठीक है, तो कुणाल उसका जो उत्तराधिकारी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 58। अशोक ने प्रजा को शिलालेखों के माध्यम से जागरूक किया, जिसकी प्रेरणा उसने ली थी। तो उसकी प्रेरणा उसने किससे ली थी? मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका हूँ, दारा प्रथम से ली थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ था। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। अशोक के पुत्र कणाद, सॉरी कणाद नहीं, यहाँ पे कुणाल होना चाहिए था, सभी जगह एक कणाद हो गया है। अशोक के पुत्र कुणाल के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो उस समय शासक था जालौक। कौन था? जालौक कश्मीर का शासक था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके पास मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ से कई चीज़, अगर आपने अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा, या आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको
मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको पहले भी मिले हुए होंगे, एग्जाम में आपके पास पहले पूछे गए होंगे और आगे भी पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो जब मैं पूरा हिस्ट्री का पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा इसमें, तो सारे टॉपिक वाइज आपके पास पूरे एक PDF में सारे क्वेश्चंस को आपको उपलब्ध भी करवा दूंगा। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।